नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की उसके नायब खुसरो शाह द्वारा हत्या की जा चुकी थी। इसी खुसरो शाह की हत्या कर एक सैनिक सत्ता के सुख तक पहुंचा था जिसने सल्तनत पर 1320 से 25 तक शासन किया था और इसी के साथ सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश का सूत्रपात हुआ था, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मित्रों, तुगलक वंश सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। इसने शासन किया है 1320 से 1414 ईस्वी तक, अर्थात 94 वर्ष तक। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा में लिखा है कि इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के व्यक्तिगत नाम पर ही इस वंश का नाम पड़ा है, जबकि इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, इसने अपनी पुस्तक रेहला में लिखा है कि तुर्किस्तान व सिंध के मध्यवर्ती क्षेत्रों में एक बसने वाली कोरोना जाति थी या कोरोना वंश था, उसी का भाग था तुगलक वंश। मार्को पोलो ने भी इसे कोरोना जाति का ही कहा है। कोरोना जाति से मतलब है मिश्रित जाति, जिसके माता पिता अलग अलग धर्म से हों, जबकि मिर्जा हैदर ने कहा है कि तुगलक चंगताई शाखा से संबंधित थे। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी की उपाधि धारण की और यह उपाधि धारण करने वाला वह सल्तनत का पहला सुल्तान था। गाजी से तात्पर्य है काफिरों के सिरों को कलम करने वाला। इसका मूल नाम गाजी बेग तुगलक था। इसके पिता का नाम मलिक तुगलक था और इसकी माता एक जाट जाति से थी जो हिंदू थी। यह जलालुद्दीन खिलजी के अंगरक्षक के तौर पर भर्ती हुआ था। इसने 29 बार मंगोलों को पराजित कर दिया था और इसी वजह से इसे गाजी उल मलिक की उपाधि प्रदान की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी से खास प्रसन्न था और इसे दीपालपुर का सूबेदार बना दिया गया था। जब मुबारक खिलजी के शासनकाल में सल्तनत में अफरा तफरी फैल गई और उसकी हत्या कर दी गई, तब तुर्क सरदारों ने सर्वसम्मति से इसी गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था, अर्थात सर्वसम्मति से सल्तनत का सुल्तान बनने वाला यह पहला शासक था। खुसरो शाह की इसने हत्या की और 1000 खंबा महल जिसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसमें अपना राज्यारोहण इसने कराया और अलाउद्दीन खिलजी के प्रति स्वामी भक्ति प्रकट की और कहा कि आज जो आप मुझे सिंहासन पर देख रहे हैं, यह केवल अलाउद्दीन खिलजी की बदौलत है। उस दौरान इसे शाही छत्र भेंट किया था खोकर सरदार गुलाब चंद ने। अमीर खुसरो उल्लेख करता है कि गयासुद्दीन तुगलक 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने मुकुट के नीचे धारण किया था। इसने भी अपने पुत्रों को बलवन की भांति उपाधियां प्रदान की। इसने जूना खां जो इसका बड़ा पुत्र था उसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की और बहराम आयबा जो इसका छोटा पुत्र था उसे किसलू खां की उपाधि प्रदान की। जब गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत का सुल्तान बना तो इसके सामने 3 प्रमुख चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल से ही सुल्तान की प्रतिष्ठा गिरती जा रही थी और खुसरो शाह ने उसको बिल्कुल धराशाही कर दिया था। दूसरी चुनौती थी सल्तनत का राजकोष खाली कर दिया गया था और तीसरी चुनौती थी जो सबसे प्रमुख थी कि मुबारक खिलजी और खुसरो शाह की स्थिति को देखते हुए सल्तनत की सीमाएं असुरक्षित हो गई थी। बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों की स्थिति बहुत खराब थी, वो विद्रोह करने की स्थिति में आ पहुंचे थे। सैनिक से सुल्तान बनने की योग्यता रखने वाले गयासुद्दीन तुगलक ने एक के बाद एक करके तीनों समस्याओं का समाधान किया। सबसे पहले इसने राजकोष को मजबूत करने की कोशिश की। जो खुसरो शाह ने अमीरों को धन बांट दिया था, इसने आदेश दिया कि उस धन को संबंधित व्यक्ति पुनः राजकोष में जमा करे। खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को भी 5 लाख टका दिया था, तो सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया को भी संदेश दिया कि आप भी सल्तनत के राजकोष में 5 लाख टका जमा करो। परंतु निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि मैं वो धन गरीबों में बंटवा चुका हूँ, मेरे पास धन नहीं है। तो यही कारण था कि
कि निज़ामुद्दीन औलिया और सुल्तान के संबंध अच्छे नहीं थे। इसने सल्तनत के राजकोष को मजबूत करने के लिए भू राजस्व सुधार भी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो बिचौलिए का दमन किया था, उनके पदों को समाप्त कर दिया था। इसने उन पदों की पुनर्बहाली की। उसने जो कठोरता की नीति से भू राजस्व वसूला था, इसने मध्यमपंथी नीति का अनुसरण किया, अर्थात नरमी व कठोरता में संतुलन अपनाया और कहा कि कर बढ़ाने से सल्तनत का कोष मजबूत नहीं होगा। सल्तनत के कोष को मजबूत करने का तरीका है कि कृषि क्षेत्र का प्रसार कर दिया जाए। सुल्तान की इसी नीति को बर्नी ने रस्म ए मियाना कहा है। इस नीति के तहत इसने मसाहत की पद्धति को नकारा और लंक बटाई की शुरुआत की। उस बटाई में फसल का अनुमान लगाया जाता था और अनुमानतः जितना उत्पादन होना हो उसका 1/3 से 1/5 भाग तक कर वसूला जाना था। साथ ही इसने यह घोषणा की कि प्रतिवर्ष 1/10 से 1/11 भाग से अधिक कर में वृद्धि नहीं की जाएगी, क्योंकि सुल्तान का कहना था कि लोगों के पास इतना अधिक धन नहीं होना चाहिए कि वो विद्रोह कर दें और इतना कम धन भी नहीं होना चाहिए कि वे राज्य छोड़कर चले जाएं। सुल्तान का सैनिकों के प्रति खास लगाव था। बर्नी लिखता है कि सैनिकों के प्रति उसका स्नेह अपने माता पिता से भी अधिक था। मुख्ता और वली नाम के अधिकारी सैनिकों को वेतन दिया करते थे और ये कमीशन खा लेते थे, तो सुल्तान ने इनकी कमीशन खोरी को भी बंद किया। इसने वेतन की जांच के लिए रजिस्टर रखवाए। सुल्तान ने यातायात व डाक व्यवस्था को पूर्णतः व्यवस्थित किया और प्रत्येक 2/3 मील पर एक डाकचियों की नियुक्त की और इस डाक व्यवस्था की जिम्मेदारी बरीद मुमालिक नाम के एक अधिकारी को दी, जिसका उल्लेख इब्न बतूता भी करता है। इसने पुलों का व नहरों का निर्माण कराया और ऐसा करने वाला यह सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने गरीब कन्याओं के लिए सहायता राशि भी जारी की और ऐसा करने वाला भी यह सल्तनत का पहला सुल्तान था। इन सुधारों के बल पर सुल्तान ने सल्तनत का राजकोष मजबूत किया और जिसके बल पर ही सैन्य अभियान किए। इसका पहला सैन्य अभियान था 1321 ईस्वी का तेलंगाना अभियान और इस अभियान के लिए इसने अपने पुत्र जूना खां को नियुक्त किया। उस दौरान तेलंगाना का जो शासक था प्रतापरुद्रदेव था और वह मुबारक खिलजी की मृत्यु के बाद कर देने में आनाकानी कर रहा था। जूना खां ने 1321 में तेलंगाना की राजधानी वारंगल को घेर लिया। 5 महीने तक डेरा डाले रखा, परंतु अंत समय में उसकी सेना में यह अफवाह फैल गई कि सुल्तान की मृत्यु हो गई है और इस अफवाह के कारण यह दिल्ली वापस आ गया। इसामी उल्लेख करता है कि यह अफवाह उबैद नाम के एक ज्योतिष ने फैलाई थी और सुल्तान ने इस ज्योतिष को और जूना खां को दोनों को दंडित किया था। 1323 ईस्वी में फिर से सुल्तान ने जूना खां को प्रतापरुद्रदेव पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। वारंगल को फिर से घेर लिया गया और तेलंगाना पर सल्तनत का कब्जा हो गया। तेलंगाना का सल्तनत में विलय हो गया और प्रथम यह अभियान में दक्षिणी राज्यों को सल्तनत में विलय करने वाला भी गयासुद्दीन तुगलक सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसने तेलंगाना का नाम बदला और नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। प्रतापरुद्रदेव के विषय में यहाँ के बाद इतिहास मौन है। इसकी मृत्यु हुई या यह भागा, इसको कारावास हुई, इस विषय में इतिहास कुछ नहीं कहता। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय की। बंगाल की भूमि तो विद्रोहियों की भूमि रही है। लंबे समय से वहाँ आप देखेंगे कि सुल्तानों के काल में विभिन्न शासकों ने विद्रोह किए हैं। बलवन का पुत्र बुगरा खां वहाँ का कभी शासक हुआ करता था, जिसका वहाँ उत्तराधिकारी बना शमसुद्दीन फिरोज शाह। उसकी भी मृत्यु हो गई थी, जिसके 4 पुत्र थे, शहाबुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन, गयासुद्दीन बहादुर और कुतलिज खां। इन चारों में ही सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया था और इस सत्ता संघर्ष में गयासुद्दीन बहादुर को सफलता प्राप्त हुई थी। तो इसका जो दूसरा पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद, उसने सुल्तान से सहायता मांगी थी। गयासुद्दीन तुगलक जूना खां को राजधानी सौंपकर स्वयं बंगाल अभियान पर निकला था और इस अभियान में गयासुद्दीन बहादुर की पराजय हुई थी और सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में
बंगाल का शासक नासिरुद्दीन को बना दिया गया था। लखनौती से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर नासिरुद्दीन और गयासुद्दीन तुगलक दोनों का नाम खुदा हुआ मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ संयुक्त शासन चला करता था। बंगाल से आते हुए इसने तिरहुत पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक जो है कर्नाटवंशी हरदेव सिंह था। ऐसा कहा जाता है कि यह नेपाल भाग गया था। इसी दौरान सुल्तान को पता चला कि राजधानी में जुना खां अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। तो सुल्तान ने संदेश भिजवा निजामुद्दीन औलिया के पास कि मेरे आने से पहले दिल्ली छोड़कर चले जाओ, नहीं तो आकर दंडित करूंगा। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, हनूज दिल्ली दूर अस्ति। जब सुल्तान बंगाल अभियान पर था तो बंगाल के शासक गयासुद्दीन बहादुर की उड़ीसा के शासक भानुदेव द्वितीय ने मदद की थी। तो सुल्तान ने भानुदेव द्वितीय पर भी चढ़ाई की और इस युद्ध में भी सुल्तान की विजय हुई। इस विजय की पुष्टि करता है राजमुंद्री अभिलेख, जहां जुना खां को दुनिया का खान कहा गया है। आप सामने स्क्रीन पर एक मैप देख रहे होंगे। ये है बंगाल, यहाँ पड़ता है जाजनगर, जहाँ का शासक हुआ करता था भानुदेव द्वितीय। इस भानुदेव ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन बहादुर की सहायता की थी और गोंडवाना राज्य से भी संधि कर ली थी। जब यहाँ से सुल्तान दिल्ली की तरफ बढ़ा तो यहीं पड़ता है तिरहुत, जिसको मिथिला भी कहा जाता है। आप देखेंगे महाजनपदों में। तो इन विजय को करके सुल्तान को दिल्ली पहुंचना था। इसके स्वागत के लिए तुगलकाबाद, जो सुल्तान ने ही एक किला बनवाया था और मिस्र की शैली पर था, अफगानपुर नामक स्थान पर जुना खां ने स्वागत के लिए एक दरवाज़ा बनवाया था और ऐसा कहा जाता है कि दरवाज़ा षड्यंत्र स्वरूप बनाया गया था। जैसे ही सुल्तान की सवारी दरवाजे में घुसी तो लकड़ी का दरवाज़ा जो भारी भरकम था गिर गया और इसके गिरने से सुल्तान और इसके पुत्र किसलू खां की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के उपरांत जुना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से सल्तनत का सुल्तान बना। आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इस टाइप का एक दरवाज़ा बना दिया था। जैसे ही हाथी घुसे दरवाज़ा गिर गया। दरवाज़ा गिरने से सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के विषय में भी तत्कालीन विद्वान कुछ लिखते हैं। इब्न बतूता और बदायूनी यह उल्लेख करता है कि जुना खां ने षड्यंत्र करके सुल्तान को मरवाया था, क्योंकि ये कहते हैं कि मोहम्मद अय्याज जिसने यह दरवाज़ा बनाया था उसे जुना खां ने सुल्तान बनने के बाद ख्वाजा की उपाधि दी और वजीर का पद दिया, जबकि फरिश्ता और इसामी इसे अप्रत्याशित दुर्घटना कहते हैं। बर्नी कहता है कि बिजली गिरने से भवन गिरा था, इस वजह से सुल्तान की मृत्यु हुई, जबकि यहया बिन सरहिंदी लिखता है कि दैवीय प्रकोप था, इस वजह से भवन गिरा या दरवाज़ा गिरा। मलफुजात जो सूफी संत थे उन्होंने लिखा है कि सुल्तान निजामुद्दीन औलिया को परेशान कर रहा था, इस वजह से भवन गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। मुझे आशा है गयासुद्दीन के संबंध में आपके सारे फैक्ट एंड कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। कथन ए, मुबारक खिलजी को कुछ इतिहासकार इतरलिंगी व समलिंगी मानते हैं। विकल्प बी, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को जाता है। विकल्प सी, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण आराम शाह के शासनकाल में किए। या विकल्प डी, बलबन ने नवरोज त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। आप प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें, इससे रिवीजन होता है, आपके मस्तिष्क पर थोड़ा जोर पड़ता है और एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।